स्टूडेंट जो अमेरिका में एक हिंदू लड़की बनकर और एक फ्रेंच कलीग और एक डेनमार्क के कलीग के साथ मैंने वहाँ के टॉप मोस्ट लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया है। 8 महीने की इस जद्दोजहद के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करती थी, तहलका, जिसका बहुत बड़ा नाम है, उसने कहा कि मैं उस कहानी को भूल जाऊं, उस अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन को भूल जाऊं, क्योंकि we were under political pressure. That's what I was told. I don't know if I should be sharing this, but 2 साल तक मैंने साइकाइट्रिक हेल्प ली, क्योंकि आप उस इंसान का दर्द नहीं समझ सकते हैं जो 26 साल की उम्र में अंडरकवर गया हो। और मैं ना किसी को एडवाइस करूंगी अपनी जिंदगी में कि वो अंडरकवर जाए, कोई स्टिंग ऑपरेशन करे। जो 26 साल की उम्र में अंडरकवर गया हो, जिसे ये शर्म हासिल हो कि उसने हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर को जेल भेजा हो, और इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसके एडिटर यही कहते हैं कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, और यकीन जानिए इस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी पावर में, तो उस पर क्या गुजरती है शायद मैं आपको इस बारे में बता भी ना पाऊँ। यहाँ पर बड़ी बात हो रही है कौम की और पॉलिटिकल पावर्स की। आई एम सॉरी, यहाँ पे कांग्रेस लीडर्स भी बैठे हैं, पर मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है। बीजेपी कम्युनल है, कांग्रेस थोड़ा सेक्युलरिज्म का पर्दा डाल लेती है अपने ऊपर, बस यही फर्क है दोनों में। क्योंकि हम और आप ये नहीं भूल सकते कि 2010 में अमित शाह का अरेस्ट हुआ है, और उसके बाद कांग्रेस 4 साल पावर में थी, और उसी के बाद अमित शाह को बेल मिली और उसके बाद उन्हें एक्सोनरेट कर दिया गया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के राज में हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट के राज में नहीं हुआ है। ये किताब जिस दिन लॉन्च हुई है दिल्ली में, कांग्रेस के हर टॉप लीडर, भले ही वो पृथ्वीराज चौहान हो या अहमद पटेल हो या शीला दीक्षित हो, उस बुक लॉन्च में थे, मौजूद थे। मैंने इस किताब का कई चैप्टर्स पढ़े और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कहता है कि मुसलमानों ने हमको 2 बार मारा, हमने 1 बार मारा, अच्छा लगा। और एक और ऑफिसर कहता है कि हरीन पंड्या का मर्डर तो हमारे बंदे ने, इन एज मेनी वर्ड्स, कि हमारे बंदे ने किया है। अगले उस दिन के बाद मुझे लगा कि शायद कांग्रेस का ज़मीर जागेगा। एक स्टेटमेंट नहीं आया है किसी कांग्रेस लीडर का। ये हमारे कांग्रेस लीडर्स हैं, हमारी एलिजिड सेक्युलर पार्टीज हैं। तो जब ये हमें लेक्चर्स देती है ऑन सेक्युलरिज्म तो बहुत बुरा लगता है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ पर्सनल स्टेटमेंट, बट दिस इज द ट्रूथ, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ ऑल alleged secular parties which give us lectures, and we deserve them in a way. We deserve all these political parties because हम एक मुर्दा कौम है, unfortunately, whether you like to hear this or not, हम एक मुर्दा कौम है। हम रात को, I mean, my father was a part of the progressive writers movement. I'm a part of the progressive writers family. I have spent most of my childhood and my growing up years in a 1-bedroom hall kitchen with the entire family. And my father served as a school teacher in an Urdu medium school, a government school, for 30 years. There were days when I would go with him, accompany him to his school at 6 in the morning. And the Maharashtrian auto driver would spend 2 rupees and buy a newspaper, whereas a Muslim community would spend $100 on buying a kilo of mutton, but not invest in a 2 rupee newspaper. That's the community I'm talking about. That's the murda qawm that I'm talking about. So coming here, giving lectures, honestly, I don't like this idea. जब मैं यहाँ आऊँगी, आपसे कुछ कहूँगी, फिर आप सुनेंगे, फिर वो खाना खा लेंगे, फिर आप अपने घर चले जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तब होगा जब आप अपने इस लंबर से, this inherent, I mean, can you imagine? We are living today in a day and age when Narendra Modi comes in this city in Dubai and he's given a state honor, when nobody questions him about the carnage in Gujarat. The Saudi government gives him the highest civilian honor, and we are talking about, I mean, we are proud of being Muslims. I'm sorry, I do not belong to these community of Muslims. I'm a journalist. I'm here to speak as a journalist, but as a Muslim too, I'm ashamed at my community. I don't know what else to speak to you. I mean, really, I think आप सब ये जानते हैं कि क्या हो रहा है। आज हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां दादरी के मर्डर एक्यूज्ड को ट्राइकलर चढ़ाया जाता है, और उसके बाद यूनियन कल्चर होम मिनिस्टर उस फैमिली को तसल्ली देने के लिए जाते हैं, और हम चुप बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा कोई लीडरशिप नहीं है, और हम लीडरशिप चाहते भी नहीं है, क्योंकि हम आपस में ही कितने बटे हुए हैं, हम फिरकों में बटे हुए हैं।
हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी में बटे हुए हैं। तो पहले मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को लेक्चर देने से पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, इंट्रोस्पेक्ट इनसाइड कि हम क्या हैं। I mean, I also do not have a moral position of standing here and giving a lecture, but I feel very compelled to speak to you because I have gone through a hard time. This book was refused by some of the topmost publication houses in India because they said that it would land them in trouble. I had to self-publish this book, take a 10 lakh loan from an HDFC bank and bloody publish this book. Where were you all when I needed you the most? You weren't there, I'm sorry. My community, I mean, I'm not talking about a Muslim community per se, I'm talking about the justice-loving community. Where have you been? I am really sorry and appalled that despite the fact that a Dadri murder accused gets a tricolor and a union home minister goes in to visit him and we are still silent. Where is our outrage? I don't see any outrage from us. I see us gathering and talking about it in our living rooms. I see us outraging about what our Times Now says, but what are we doing? We are doing nothing about it. So, इस मुर्दा कौम को अगर जगाने की, अगर you really mean it, अगर आप सचमुच जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, if you really mean it, I think stop talking about it, just start doing something about it. I'm really appalled and I really request you. This book, Gujarat Files, is not a social publication, or I'm not an author. I don't want to be an author. This is a piece of journalism which could not get published. It's an earnest desire to see justice in this country. I want each one of you to read this and look within and ask questions of the people who rule you, of the people you have voted to power. Just one thing. As Kashif said earlier, I mean, he made a very important point. He said, I mean, we keep claiming कि हमारे पास the power नहीं है. You have Facebook, you have Twitter. Why don't you outrage? Why don't you talk about your opinion? Why don't you write? आपको डर किस चीज से लगता है? ये डर निकालिए अपने अंदर से. और जब तक आप ये डर नहीं निकालेंगे, तो हम भी ऐसे ही मुर्दा कौम बने रहेंगे. And I know I mean, we are running out of time, so I'll just recite this because I think that's a trend of the evening that everybody's reciting a couplet. It's a share by a Pakistani poet. I know I might be termed as an anti-national, but Pakistani writers were a part of my growing up years and I can't negate that. Ahmed Faraz said wrote this wonderful poem, Muhasara, Siege, which was against General Ziaul Haq's dictatorship. I think it's time that we repeat it again. And the couplet goes, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा दबा के जहाँ से लिखा, जमीन को लोच कमा का ज़ुबान तीर की है, मैं कट गिरूं के सलामत रहूं ये यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की इज़्ज़त नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा. आदाब.